तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले पिछले 10 दिनों से, यानी जब से मैं कहीं और गया था तब से लेके कल तक जो कहानी सुनने का जो मज़ा था, कहीं ना कहीं वो आप लोगों का ख़राब हुआ। बिना मन के कभी कहीं दूसरी जगह से कहानी सुना रहा था। अच्छा, 1-2 दिन तक तो मुझे भी एहसास नहीं हुआ कि मैं कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ, लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी कहानी सुनना और फिर अपनी आवाज़ को जब बोल रहा हूँ तो आवाज़ कान में भी जा रही है। तो जब उस चीज़ को सुनता तो कहीं ना कहीं ये लगता कि इसको तो मैं और अच्छे से बोल सकता था। जो लय, जो सुर, जो ताल देता था, वो सारी चीज़ें पिछले 10 दिनों से मेरे बोलने के अंदाज में मिसिंग ज़रूर थी। हालांकि आप लोगों का इतना प्यार है कि आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन मुझे खुद एहसास हुआ कि हाँ, कुछ अच्छा कर सकता था। 80,000 लोगों का जो भरोसा है उसको बना के और रख सकता था, लेकिन शायद वो चीज़ें मैंने गड़बड़ की। लेकिन कुछ तबीयत का भी असर था और कुछ जगह का भी खेल। लेकिन अब यकीन मानिए कि अब ये चीज़ें नहीं होंगी और आज से जो कहानी है बिल्कुल उसी लय, उसी अंदाज में होगी। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि शायद आपको मैं बता सकूं कि मुझे खुद अपनी गलती का एहसास है और आज से ये चीज़ें सुधर जाएंगी। अब आज की कहानी की बात करें, और आज की कहानी एक ऐसी कहानी है कि अगर किसी ने महाभारत पूरी ना देखी हो, ना समझी हो, शकुनी का कैरेक्टर जिसे ना पता हो कि उसकी गलती क्या थी, वो चाहता क्या था, तो आज की कहानी आप सुन लीजिए ध्यान से। पूरा शकुनी का कैरेक्टर आपको समझ में आ जाएगा कि शकुनी था कौन और उसका सोच क्या था, उसकी थिंकिंग क्या थी और किस हिसाब से वो पूरी महाभारत की लड़ाई के लिए जिम्मेदार था। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है बागपत से। बागपत में एक गांव मलकपुर, और इसी गांव में एक 19-20 साल उम्र रही होगी एक लड़का जिसका नाम था अमन तोमर, ये रहा करता था। अमन तोमर के जो पिता थे उनकी काफ़ी पहले मृत्यु हो चुकी थी। माँ का भी कुछ पता नहीं था, शायद पिता के मरने के बाद माँ सदमे में आ चुकी थी, घर छोड़ के कहीं चली गई। अब घर पे इकलौता अमन, कोई था नहीं, पालने पोसने वाला भी नहीं। थोड़ी सी उम्र थी तभी ये सारी घटनाएं हो गई। लिहाजा शुरुआत में आसपास के लोगों ने थोड़ा बहुत सहारा दिया। धीरे धीरे अमन बड़ा हुआ, उसे खुद की जिम्मेदारी का एहसास हुआ, इसलिए उम्र से पहले ही वो अपने आप को संभालने लगा। उम्र से पहले ही वो काम धंधे में लग गया, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा कर नहीं पाया। अच्छा, बचपन में ही माँ बाप की मौत हो गई थी या फिर माँ तो पता नहीं कहाँ चली गई, तो फिर ऐसे हाल में घर में पैसा भी ज़्यादा नहीं था। तो अमन जैसे तैसे करके अपने आप को पाल पोस के खुद से बड़ा करता है। बड़ा करने के बाद फिर खुद की जिम्मेदारी उठाता है, खुद की खुद से परवरिश करता है, खुद को शिक्षा देने की कोशिश करता है, लेकिन उस हिसाब से दे नहीं पाता, कहीं नौकरी करता है। गांव के लोग भी अमन का बड़ा सम्मान करते थे कि 19-20 साल का लड़का इस हिसाब से अपने पैरों पे खड़ा है, इस हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, इस हिसाब से सारी चीज़ें कर रहा है। यानी जो जिम्मेदारी, जो चीज़ें आजकल बड़े लोग नहीं ले पाते, वो सारी चीज़ें अमन इस छोटी सी उम्र में कर रहा था। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, आसपास के लोग बड़ा सम्मान, बड़ा प्यार करते थे। अमन भी सारे लोगों से घुल मिल के रहता, सारे लोगों से संबंध बना के रखता। लेकिन इसी बीच जब सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, अमन का काम धंधा भी जितना था वो ठीक चल रहा था, इसी बीच एक तारीख आती है 24 अगस्त साल 2023, यानी अगर आज से जोड़ें तो 10 दिन पहले की ये बात है। 24 अगस्त साल 2023 को अमन जो है अपने घर से कहीं निकलता है। कोई था नहीं, न माँ न बाप, तो किसी को जवाब देना भी नहीं था। अपने घर से निकलता है, निकलने के बाद पूरी रात गायब। सुबह हो जाती है। अब सुबह होने के बाद अमन के जो पड़ोसी थे, खासकर जो ख़ानदान के लोग थे, जब देखते हैं कि अमन सुबह से गया है, यानी एक दिन पहले से ही, और आज 24 घंटे बीत गए, अमन कहीं आया नहीं, तो फिर जिज्ञासा बस अब सारे लोग फ़ोन करते हैं कि कहाँ चला गया। अब फ़ोन करते हैं तो फ़ोन लगता नहीं। अब फ़ोन नहीं लगा तो थोड़ी सी टेंशन हो गई कि ये क्या। इसके बाद फिर अब इधर उधर और फ़ोन करते हैं कि कहाँ गया, कहीं से भी कुछ पता नहीं। अब इसी बीच अमन का एक चचेरा भाई था जो ख़ानदानी भाई लगता था, अजय। अजय अमन के बड़ा क्लोज था, इसलिए उसको टेंशन होने लगी कि कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। इधर उधर खोजता है, शाम हो जाती है, लेकिन जब शाम तक कुछ अमन का और पता नहीं चला, लगभग 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, तब उसे थोड़ा बहुत डाउट हुआ। उसे लगा कि एक काम करते हैं, क्योंकि अब पुलिस तो हमारी सेवा के लिए ही है, तो पुलिस का सहारा ले लेते हैं।
पुलिस को कंप्लेन कर देते हैं कि मेरा जो भाई है वो गायब है। अगर कोई हादसा नहीं हुआ होगा तो भी पता चल जाएगा, लेकिन अगर हुआ होगा, कोई गलती हुई या फिर कोई मैटर हुआ, तो कम से कम टाइम से पता तो चल जाए। बस इसी वजह से जो अमन के चचेरे भाई थे अजय, वो पहुंच जाते हैं थाने, और इस थाने में जाने के बाद कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं। अब कंप्लेन दर्ज हुई, पुलिस खोजबीन शुरू करती है। खोजबीन शुरू करने के लिए सबसे पहले पूछते हैं कि किसी से कोई झगड़ा रंजिश या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अमन का किसी से कोई प्रेम प्रसंग हो, किसी से कोई रिश्तेदारी वगैरह तो नहीं। तो रिश्तेदारी में कोई था नहीं, एक मामा का घर था, वहीं जा सकता था। साथ ही फिर ये भी पूछा जाने लगा कि इसके दोस्त कौन कौन थे। तो ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वाले पता करते हैं, तमाम चीज़ों की जब छानबीन करते हैं, तो शुरुआती जांच पड़ताल में पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। ना अमन की किसी से कोई दुश्मनी थी, ना अमन की किसी से कोई रंजिश, न किसी से पैसे का कोई लेन देन। प्रेम प्रसंग के बारे में जब खंगाला जाने लगा, आमतौर पे ऐसे केसों में सब यही सोचते हैं कि अगर लड़के की उम्र 22-23 साल है, 24-25 साल है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, दोनों ही केसों में अगर इस कम उम्र की बात है तो लगभग दिमाग में यही चीज़ आती है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वो किसी के साथ भाग गया। ये लोकल लोग भी सोचते हैं, पुलिस वाले भी सेम चीज़ सोचते हैं। तो अमन के केस में भी यही सारी चीज़ें आने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ इसका कोई अफेयर हो, ये भाग गया हो। लिहाजा पुलिस वाले इस एंगल पे भी छानबीन करते हैं कि कोई लड़की का नंबर मिल जाए, कोई कुछ डिटेल मिल जाए। इस मामले पे भी जांच पड़ताल हुई, लेकिन संजोग से कहीं किसी लड़की के साथ इसका कुछ नाम आया ही नहीं कि किसी लड़की से इसका संबंध हो। अब ये भी पता नहीं चला। इधर धीरे जब वक्त गुजर रहा तो जो पुलिस वाले थे वो भी परेशान हो रहे कि ऐसे केसेस 2-3 दिन में सुलझ जाते हैं कि लड़का अगर भागा है तो वो भी पता चल जाता है कि हाँ फला लड़की के साथ भागा होगा। अगर कोई हादसा हुआ है तो पहले ही भनक लग जाती है कि हाँ फला आदमी से दुश्मनी थी इसलिए ऐसा हुआ होगा, या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ गया होगा तो पता चल जाता है कि हाँ फला फला जगह रिश्तेदारी है, पूछ लो। लेकिन अमन का तो ना कहीं रिश्ता था, ना किसी से कोई अफेयर, तो फिर ये कहाँ चला गया? दुश्मनी का कहीं नामो निशान नहीं, कोई ज़मीनी झगड़ा झंझट किसी है नहीं, तो फिर हुआ क्या? अब इधर पुलिस वाले अपने तरीके से जांच पड़ताल कर रहे हैं, इधर जो अमन का चचेरा भाई था अजय, वो अपने तरीके से पता कर रहा कि आजकल ये किसके साथ उठता बैठता था, किसके साथ इसका संबंध था। अच्छा, ऐसे केसों में आमतौर पे ये होता है कि आदमी पुलिस के सामने बयान भले ही ना दे, लेकिन अगर उसके घर का कोई आता है तो उसे उम्मीद में कि शायद ये आदमी नाम तो नहीं लेगा, तो यहाँ पे लोग कुछ ना कुछ बताते हैं। सेम चीज़ इस केस में भी हुई। अजय जब अपने हिसाब से पता करता है कि अमन कहाँ गया है, किसके साथ उसकी दोस्ती है, किसके साथ आजकल बहुत उठ बैठ रहा, तो संजोग से एक शख्स था जिसका नाम था हरवेंद, उसका नाम निकल के सामने आया कि हरवेंद के साथ अमन जो है अक्सर बैठता था, दारू वगैरह पीता था, नॉनवेज वगैरह की पार्टी होती थी। और इस टाइम ये जो हरवेंद है ये इस अमन का बड़ा क्लोज है। अब जैसे ही ये बात पता चली अजय को, अजय फ़ौरन थाने भाग के पहुंचता है और कहता है कि साहब एक दोस्त है इसका जो अभी पता चला है, हरवेंद, और ऐसा लगता है कि ये बड़ा क्लोज है, कई लोग कह रहे हैं। और ताजुब की बात यह है कि जब से अमन गायब हुआ तब से हरवेंद ने कभी ना फ़ोन किया, ना कांटेक्ट करने की कोशिश की, ना अभी तक घर पे आया। अगर जिगरी आ रहे तो 2-3 दिन हो गए और गायब, और कुछ खोज खबर नहीं ले रहा, तो कहीं ना कहीं इस पर अब डाउट हो रहा। पुलिस वालों ने बात सुनी, उन्हें भी लगा कि बात ठीक है। अगर जिगरी यार है और उसका जिगरी यार गायब है, और खासकर पीने खाने वाले तो हर शाम याद करते हैं, तो इसमें हरवेंद याद क्यों नहीं कर रहा? लिहाजा पुलिस वालों की जो शक की सुई थी अजय के कहने पे हरवेंद के ऊपर जाके टिकी। हरवेंद की डिटेल निकाली गई। डिटेल जब निकाली गई तो एक एड्रेस मिला जो कि इस शख्स के मरने वाला, यानी जो गायब हुआ शख्स था अमन, इससे काफ़ी दूर था। उसके बाद फिर वहाँ पे पुलिस अपनी टीम लेके जाती है, वहाँ के थाने से परमिशन वगैरह लेती है, हरवेंद को वहाँ से उठाती है, उठा के बुलाती है अपने थाने में, और यहाँ पे अब हरवेंद से इत्मीनान से पूछताछ करती है। शुरुआत में इधर उधर कह रहा है कि नहीं साहब मुझे कुछ नहीं पता, आमतौर पे हर केस में जो होता है। लेकिन पुलिस वाले अपना तरीका अपनाते हैं कि नहीं तुम्हारी गाड़ी हमने देखी है, एक आदमी था जो देख रहा था कि तुम अमन के साथ गए थे। तो जब इस तरह से पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो फिर अंत में ये जो हरवेंद था ये भी थोड़ा सा लड़खड़ाता है और कहता है कि साहब मैंने कुछ किया नहीं है, मैं तो बस अमन को लेके जहाँ पे उसके मामा ने कहा था वहाँ पे लेके गया,
और वहाँ पे जो कुछ किया है वो मोंटी और हिमांशु ने किया। पुलिस वाले यही चाह भी रहे थे कि कुछ तो बोले। हरवेंद अब अपना मुंह खोल चुका था। फ़ौरन अब मोंटी और हिमांशु की तलाश हुई। साथ ही एक और नाम जो उसके मामा का आया था, अमित, उसकी तलाश हुई। तो संजोग से अमित तो नहीं मिला, लेकिन मोंटी और हिमांशु पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस के हत्थे चढ़े, पुलिस उनको थाने लाती है। लाने के बाद अब इनसे पूछताछ जब करती है, तब पूछताछ में इन्होंने अपना मुंह भी खोला और यहीं से पूरी कहानी लगभग 22 साल पहले चली गई। दरअसल 22 साल पहले एक शख्स था जिसका नाम था निर्मेश तोमर। निर्मेश तोमर एक लड़की को पसंद करता था। संजोग से वो लड़की भी इस निर्मेश को पसंद करती थी। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। लेकिन निर्मेश की आर्थिक स्थिति, निर्मेश की परिस्थिति ऐसी थी नहीं कि उस लड़की के घर वाले मान जाए। अब घर वाले मान नहीं रहे थे, दोनों एक दूसरे के साथ रहना भी चाह रहे थे। इसलिए इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, अब भाग चलते हैं, भाग के चले जाएंगे, उसके बाद कुछ दिन रहेंगे। वैसे भी ये लड़की तो किसी और के साथ रहेगी, तो इससे अच्छा मेरे ही साथ रहे। लिहाजा अब इन दोनों ने भागने का फैसला किया। ये दोनों लोग अपने अपने घरों से सामान लेके निकलते हैं और साल 2002 या 2003 की बात है। निर्मेश तोमर और वो लड़की घर छोड़ के भाग जाते हैं और पहुंच जाते हैं बड़ौत। अब बड़ौत में इन दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी एक तरह से आगे बढ़ी। एक बच्चा भी हुआ। बच्चा होने के बाद अब इधर जो लड़की के घर वाले थे, खासकर उसका जो भाई था अमित, वो कहीं ना कहीं जब उसे लगा कि उसकी बहन किसी के साथ भाग गई है, तो उसे इस कदर बेइज्जती, इस कदर अपमान महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं वो बदला लेने की सोच रखने लगा कि चाहे जैसे करके अब इस शख्स से बदला लेना है। तो बदला लेना है तो कैसे लें? तो फिर यहीं से उसके दिमाग में आया कि एक काम करते हैं, इसको मार डालते हैं। इसने मेरी इज्जत के साथ खेला है, मेरी बहन को लेके भागा है, इसको मार देंगे और मारने से ही अब ये बदला पूरा होगा। लिहाजा जो उसका भाई लड़की का अमित था, वो पूरा प्लान करता है। प्लान करने के बाद 2003 में ये पूरी घटना हुई। 2003 से ही वो प्लान करना शुरू करता है और 2004 में लोकेशन वगैरह निकालता है, सारी चीज़ें करता है। करने के बाद फिर जाता है और इस निर्मेश तोमर का कत्ल कर देता है। अब निर्मेश तोमर का जब कत्ल हुआ, कत्ल होने के बाद निर्मेश तोमर मर गया। इधर जो उसकी बहन थी, वो जैसे तैसे करके अपने बच्चे को लेकर वहाँ से भागती है। भागने के बाद इसी मलकपुर यानी मरने वाले शख्स के घर पे आके बस जाती है। अब घर पे आके बस जाते ही एक गोद में छोटा सा बच्चा, बच्चे का नाम उसने रखा अमन तोमर। अब अमन तोमर नाम रखा। उसके बाद उसकी परवरिश करनी शुरू की। 1-2 साल बीते, लेकिन अचानक से जो महिला थी यानी अमन तोमर की माँ, वो भी कहीं गायब हो गई। यानी बाप का कत्ल मामा ने कर दिया और माँ कहीं गायब हो गई, जिसमें ये भी कहा जा रहा है, अब जो खबर आ रही है, कि गायब होने में किसी और का हाथ नहीं बल्कि उसी के भाई यानी अमन तोमर के मामा अमित का ही हाथ था। अमित ने ही अपनी बहन को कहीं गायब कर दिया, फिर मार के फेंक दिया। अब बाप का कत्ल 2004 में हुआ। अगर माँ का भी कत्ल मान लें तो 2006 में माँ का कत्ल हो गया। अब अमन धीरे धीरे बड़ा हुआ। बड़े होने के बाद अब पहली सवाल जो उसके दिमाग में आई कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं? पता चला तुम्हारे माँ बाप तो मर गए। तो फिर मर गए तो कैसे मर गए? अब जब इस बारे में उसने पता करना शुरू किया, तब जाके उसे पता चला कि उसके माँ को, उसके बाप को किसी और ने नहीं, उसके मामा अमित ने ही मारा है। अब जैसे ही ये बात वो सुनता है कि उसके माँ, उसके बाप को अमित ने मारा, तो फ़ौरन उसके दिमाग में आता है कि मैं अपने माँ और बाप के कत्ल का बदला जरूर लूँगा। अब आए दिन चूँकि उम्र छोटी थी, तो उतना समर्थ, उतनी शक्ति थी नहीं कि वो बदला ले सके, लेकिन बदले की आग में वो जलता भुनता अपने आप को तैयार करता रहा। वक्त धीरे धीरे बढ़ता रहा, समय धीरे धीरे गुजरता रहा, साल दर साल गुजरते रहे और साल 2021-22 आते आते अमित अब पूरी तरह बदला लेने को तैयार था। अमन जो था अपने मामा अमित से। तो उसके कुछ दोस्त भी थे, जैसे एक हरवेंद्र था, 1-2 और लोग थे, उनसे भी कह रहा था कि मैं बदला लूँगा। और इसी बातों ही बातों में ये बात अमित के कानों तक पहुँच गई। अमित के कानों तक ये बात पहुँची कि उसका जो भांजा है वो बड़ा हो चुका है और वो बदला जरूर लेगा अपने मामा से। अब ये बात अमित के कानों में पहुँची। अब अमित अंदर ही अंदर डरने लगा कि जाहिर सी बात है, मैंने उसकी माँ, उसके बाप को मारा है, तो हो सकता है बदला ले, और शायद उसकी ज़िंदगी का यही मकसद है। तो फिर क्या करें? तो फिर अब अमित के दिमाग में आया कि मरने से अच्छा तो मार ही देते हैं। तो फिर यहीं से अमित ने भी ये प्लान करना शुरू किया
यानी अब एक तरफ जो भांजा है अमन, वो अपने मामा को मारने का प्लान कर रहा, एक तरफ जो मामा है अपने भांजे से बचने के लिए भांजे को मारने का प्लान कर रहा। और दोनों के बीच एक कॉमन कड़ी थी, वो थे दोस्त। अमन का जो दोस्त हरवेंद्र था, उसके दो दोस्त और थे, मोंटी और हिमांशु, और ये दोनों जो थे अमित के बड़े अच्छे दोस्त थे। यानी 3 लोगों में से 2 लोग कॉमन थे। बातों ही बातों में अब सारे लोग एक दूसरे को मिलाने की कोशिश करने लगे। अमित को मोंटी और हिमांशु पे भरोसा था, यानी मामा को, और भांजे को अपने दोस्त पे भरोसा था। अब यहीं से खेल शुरू हुआ। इधर भांजा प्लान करने लगा, इधर मामा प्लान करने लगा। वक्त के साथ साथ दोनों की प्लानिंग गंभीर होती गई, और जब मामा को लग गया कि अब ये भांजा मार के ही मानेगा, तो फिर इसने खुद अटैक करना शुरू किया। और सबसे पहले जो मोंटी और हिमांशु थे उनको सारा प्लान बताया और कहा कि उसको चाहे जैसे करके लेके आओ, कुछ प्लान करो, उसको उसके घर से निकालो और उसको मार देते हैं। सारे लोग तैयार हो गए। उसके बाद फिर हरवेंद्र को शामिल किया गया। हरवेंद्र को कहा गया कि तुमसे बनती है, तुम उसके घर पे जाओ, फ़ोन वगैरह ना करना, फ़ोन करोगे तो कॉल डिटेल में नंबर आ जाएगा, तुम अपनी गाड़ी लेके जाओ, लेके जाने के बाद उसको लेके आ जाओ। हरवेंद्र राजी। हरवेंद्र जाता है, अमित को कहता है कि चलो पीते हैं। अमित खुश, माफ़ कीजिएगा अमन खुश। अमन गाड़ी में बैठता है। बैठने के बाद ये सारे लोग राजापुर एक जगह है, इसी मलकपुर से थोड़ी दूर पे, वहाँ पे पहुँचते हैं। यानी जो भांजा अमन था और इधर हरवेंद्र, तो वहाँ पे पहले से मोंटी, हिमांशु और अमित मौजूद थे। अमित वहाँ पे छुपा हुआ था, मोंटी, हिमांशु पहले से थे। उसके बाद फिर बोतलें खुलनी शुरू हुई। उसके बाद इन सारे लोगों ने रात के लगभग 1:30 बजे तक शराब पी। 1:30 बजे तक शराब पी। शराब पीने के बाद अब अमित की एंट्री होती है। प्लान पहले से फिक्स था। शराब के नशे में अमन एकदम चूर। फिर क्या, इसके बाद जो अमित था वो अटैक करना शुरू करता है। सारे लोग अमित के साथ मिल के अमन के ऊपर हमला कर देते हैं। एक गमछा था, उसी गमछे से अमन की गर्दन को लपेट के, गर्दन घोट के उसका कत्ल करते हैं। गर्दन को दबा के जब उसका कत्ल करते हैं, उसके बाद फिर अब कवायद शुरू हुई कि लाश का क्या करें, कहीं तो ठिकाने लगानी पड़ेगी, नहीं तो मामला फंस जाएगा। तो फिर कहाँ ठिकाने लगाएं, क्योंकि अब बरसात का मौसम, यमुना नदी एकदम उफान पे, अच्छा संजोग से बगल में ही गुजरी थी। तो फिर इनके दिमाग में आया कि एक काम करते हैं, इस लाश को यमुना नदी में फेंक देते हैं, और ऐसा बहाव है, ऐसी चीज़ें कि इस टाइम तो लाश मिल ही नहीं सकती। लिहाजा अब ये सारे लोग उस लाश को उठाते हैं, गाड़ी में डालते हैं। डालने के बाद यमुना नदी पे जाके उस लाश को फेंक देते हैं। फेंकने के बाद सारे लोग अपने अपने घरों पे। इन सारे लोगों को यही उम्मीद थी कि जैसे 2 कत्ल छुप गए, यानी निर्मेश जो अमन के पिता थे उनका कत्ल, साथ ही निर्मेश की जो पत्नी यानी अमन की जो माँ थी उनका कत्ल, वैसे ही अमन का कत्ल भी छुप जाएगा और किसी को कानों कान खबर नहीं लगेगी। तो जैसा मैंने शुरू में कहा, अगर आप महाभारत में शकुनी के कैरेक्टर को समझिए, तो भीष्म पितामह ने ताकत के दम पे, अपने सामर्थ्य के जोर पे, जो धृतराष्ट्र थे उनका विवाह जो है गांधारी से करवा दिया। शकुनी का भी मन नहीं था, गांधारी के पिता का भी मन नहीं था, लेकिन कौन मना करे भीष्म को। यहीं से शकुनी ने प्रण लिया कि मैं बदला लूँगा। अच्छा, शकुनी में तो इतना सामर्थ्य था नहीं कि भीष्म पितामह के ऊपर अटैक कर दे, तो फिर उसने लड़ाना शुरू किया। सबसे पहले पांडव कौरव लड़वाया, यानी धृतराष्ट्र गांधारी को लड़ाया पांडव के अगेंस्ट। उसके बाद फिर ऐसे ही लड़ाते ये सारी चीज़ें की, और अंत में दुर्योधन को इस कदर भड़काया कि पूरी महाभारत हुई और पूरा कुरुवंश खत्म हो गया। तो यहाँ भी एक मामा ऐसा था, पहले तो अपने जीजा को मारता है, फिर अपनी बहन को मारता है, और फिर लगभग 20 साल बाद अपने भांजे को भी मार देता है, और शायद अभी कोई और आए तो उसको भी मार देगा। फिलहाल ये दोनों लोग तो गिरफ्तार हो गए, मोंटी और हिमांशु। और अभी जो खबर मेरे अपने रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से ये पता चला है कि पुलिस के हत्थे तो अमित नहीं चढ़ा, लेकिन उसने कोर्ट में जाके सरेंडर कर दिया है। अब दोनों ही चीज़ों में पहली पलट जाती है। सरेंडर करने का मतलब कोर्ट के अधीन। पुलिस के हत्थे चढ़ता तो 1-2 दिन पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ करती, तब कोर्ट लेके जाती। तो फिर देखते हैं इस मामले में क्या होता है। अगर कुछ और पहेली निकल के सामने आती है तो आपको ज़रूर बताऊंगा। साथ ही अब सवालों जवाबों का जो सिलसिला था हमारा आपका, वो भी शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज का सवाल पूछ लेते हैं। और आज का मेरा सवाल है कि हिंदुस्तान में वैसे तो न जाने कितने महापुरुष हुए, न जाने कितने वीर ऐसे थे जिस वजह से हम आप आज सुरक्षित बैठे हैं।
और उन्हीं में से अगर एक नाम ऐसा कोई होगा ही नहीं जो शायद ना जानता हो, वो हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी वजह से शायद हम लोग बचे हुए हैं। तो इनका पूरा नाम क्या था? अगर आपको पता हो इनके बारे में कुछ तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं पता हो तो कल का इंतज़ार कीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।